आमतौर पर धर्म का जो दर्शन है, जो चिंतन है, उसको समझौता करना पड़ता है लोक की चिंताओं के साथ या लोक की अर्थव्यवस्था के साथ। अगर आप इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अश्व घोष नाम का भी इस से कुछ लिंक है? अब इसकी विचित्र सी कथा है, इसकी अभी पता नहीं क्यों है, लेकिन अश्व घोष से नाम से दिखता है आपको। हाँ। अश्व घोड़ा, घोष आवाज, स्वर। अश्व घोष जो थे वो पहले बुद्धिज्म के क्रिटिक थे, और फिर ये परिवर्तन कैसे आया कि बाद में इसके प्रचारक और कवि बन गए? क्या इन्होंने कितने ग्रंथों को ट्रांसलेट भी किया, या ये इन्होंने जो अपने कुमार जी थे अनुवादक जी? अश्व घोष अनुवादक नहीं, मूल लेखक हैं जो अपनी कृतियों के कारण आज भी याद किए जाते हैं। तुलसीदास हैं। इन सब में एक बात हम कॉमन मानते हैं, ये किसी एक दायरे में नहीं बंधे कभी, किसी धर्म विशेष के, किसी समुदाय, भौगोलिक सीमाओं में। ये सब सीमाओं को पार का अतिक्रमण करते हैं और इसीलिए यात्रा भी करते हैं। दर्शक हैं उनको ये बता पाएँ कि हम क्या इस कारवां सराय के थ्रू करना चाह रहे हैं। और जीवन को हम आक्रमण और आक्रामकों के लिहाज से ही देखते हैं, तो शायद हम गलत दिशा में जाएंगे। जो असली मर्म है वो नहीं पकड़ में आता हमारे। सो वेलकम टू स्विच टॉक, और कारवां सराय के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अश्व घोष के बारे में। अश्व घोष एक बुद्धिस्ट कवि रहे हैं, जिनको विचारक भी कहा जा सकता है, और आपने जितना कंट्रीब्यूट किया बुद्धिज़्म को फैलाने में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सर, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सर का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि सर आज अश्व घोष के बारे में हमें बताने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। तो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अश्व घोष पे अगर चर्चा करें सर, तो ये पहली सदी में ये जो कवि थे या लेखक थे, विचारक थे, ये हुए। तो इनका क्या रोल रहा, किस तरह से ये बुद्धिज़्म के संपर्क में आए और किस तरह से इन्होंने उसको प्रमोट करने में हेल्प किया? नमस्कार। हमारी आज की जो चर्चा है, दरअसल बातचीत हम जो कर रहे हैं, ये पिछली बार हमने कुमार जी पर बात की थी। सर, कुमार जी ने जिन 3 मुख्य चरित्रों का, जिन व्यक्तियों का अनुवाद किया है बुद्ध के अलावा, बुद्ध के वचनों के अलावा, वो अश्व घोष, नागार्जुन और आर्यदेव हैं सर। और तीनों ही बाद में महायान की चीनी परंपरा में बड़े प्रमुख व्यक्ति हुए हैं। हाँ। और तीनों ने लगभग देवता का रूप ग्रहण कर लिया वहाँ, बोधिसत्व कहलाए तीनों। राइट। तो उसी परंपरा में अश्व घोष भी एक हैं, और अश्व घोष इनमें सर्वप्रथम है। नागार्जुन और आर्यदेव तो हैं ही, अश्व घोष एक अलग रूप उन्होंने ग्रहण किया कि वो बाद में वहाँ के जो सिल्क प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है, सेरिकल्चर की जो इंडस्ट्री है, उसके देवता बन गए वो। अच्छा, बड़ी रोचक यात्रा है। हाँ। कि एक कवि, एक दार्शनिक, एक बौद्ध भिक्षु, और वो एक इंडस्ट्री के पेट्रन सेंट बन गए हो। तो बुद्ध, जो इनका अश्व घोष का जीवन है, उसके बारे में हम बहुत कुछ दरअसल जानते नहीं हैं। और भारतीय साहित्य में या भारतीय परंपरा में चूँकि बौद्ध साहित्य लगभग पूरा ही गायब हो गया था, किस कारण से हुआ सो कहना मुश्किल है, इस पर विवाद बहुत है। लेकिन ये तथ्य है कि 18वीं 19वीं सदी से पहले कम से कम हमारा जो लिखित साहित्य है हमारी भारतीय परंपरा में, उसमें कई अधिक उल्लेख है नहीं कहीं भी इसका। कोई ग्रंथ जीवित नहीं बचे हमारे संस्कृत के या हमारी भारतीय भाषाओं में। तो इनके बारे में, चाहे अश्व घोष हों, कुमार जी हों, उनके बारे में हमें अधिकांश जानकारी जो आज हम जानते हैं वो चीनी और तिब्बती और नेपाली, इन भाषाओं से, और कुछ हद तक सिंहली या पाली के लिए, उनसे जो अनुवाद बाद में करके दोबारा 19वीं सदी में जो ग्रंथ तैयार किए गए, उनसे ही हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं। तो अश्व घोष के आरंभिक जीवन के बारे में हम कहीं नहीं जानते। उनका वर्णन जो मिलता है वो चीनी भाषा के अनुवादों में मिलता है, और उनकी बायोग्राफी या उनकी जो जीवनी है वो उन कुछ ग्रंथों में से जिसका अनुवाद कुमार जी ने किया है।
जी। उसी से हमारे पास जानकारी है वो है। तो इसमें जानकारी ये भी है सर कि अश्वघोष जो थे वो पहले बुद्धिज़्म के क्रिटिक थे, और फिर ये परिवर्तन कैसे आया कि बाद में वो इसके प्रचारक और कवि बन गए? क्या ये सच है? क्या ये भी ये कहना बहुत ऑथेंटिक सोर्स मुश्किल है? है। देखिए, चूंकि मैंने शुरू में बताया जैसे आपको कि अश्वघोष कौन थे हाँ व्यक्ति के तौर पर, जी, इसकी बहुत जानकारी हमारे पास लिमिटेड नो। नहीं है। हाँ हाँ कुमार जी ने जो उल्लेख किया है, जो जी। अपना वर्णन किया है, उसमें कुछ तो उनके जीवन के संबंध में है जो विश्वसनीय दिखता है, और कुछ जैसा एक लीजेंड बन जाते हैं, जो एक मिथ डेवलप हो जाते हैं, जी उसके स्वरूप में दिखता है। तो उनमें पहला सोर्स तो इनके खुद के ग्रंथ हैं जिनका जी। अनुवाद हुआ है चीनी भाषा में और अन्य जी। भाषाओं में। इनके 3 ग्रंथ विश्वसनीय तौर पर जो माने जाते हैं, जी पहला बुद्धचरित, दूसरा सौंदरानंद, जी। और तीसरा सारिपुत्र प्रकरण। अच्छा, मुझे 2 के बारे में आइडिया था। सारिपुत्र प्रकरण एक नाटक है अच्छा, और पहले 2 काव्य हैं। राइट। तो बुद्धचरित में तो अश्वघोष ने अपना कहीं उल्लेख किया ही नहीं है, उसमें उनके जीवन के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता। जी सौंदरानंद में हमें मिलता है वर्णन उनका, जो अंत में आखिरी क्लोज करते समय उस कविता को वो अपने बारे में लिखते हैं। जी। उससे हमें संकेत मिलता है कि वो अपने को साकेत तक लिखते हैं, यानी साकेत का निवासी, अयोध्या का निवासी। बिल्कुल। सुवर्णाक्षी पुत्र लिखते हैं। हाँ उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी है, हाँ ये हमें मालूम है। अपने आप को भिक्षु लिखते हैं, भिक्षु, आचार्य, महाकवि, महावादी, जी। वादिन कहिए, वादी कहिए। हाँ तो बौद्ध भिक्षु हैं, आचार्य हैं, कवि हैं, डिबेटर हैं या प्रचारक कहिए, वो सब उन्होंने अपने बारे में ही उल्लेख किया है। जी। तो उतना तो हमें पता है, उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है। कुमार जी ने जो लिखा है उनके बारे में, उससे जो विदित हमें होता है वही होता है कि पहले एक ब्राह्मण थे, जी अयोध्या के रहने वाले थे, साकेत के। जी बाद में बौद्ध आचार्य से दीक्षा लेकर ये बौद्ध हुए, जी। और बौद्ध होने के बाद ये चले गए पाटलिपुत्र आ गए हैं। पाटलिपुत्र में इनको यह संभवतः पाटलिपुत्र में आने के बाद ये बौद्ध हुए हैं, लेकिन वो एक रोचक कथा है कि पाटलिपुत्र से पेशावर पहुंचते हैं। अच्छा, ये वो काल है जब कनिष्क मतलब ये कुषाण काल आरंभ हो चुका है, जी। और गुप्त साम्राज्य अभी विकसित हुआ नहीं है। तो पाटलिपुत्र में जो भी राजा थे उस समय, ये उनके दरबार में थे या उनके समय में वहाँ थे पाटलिपुत्र में। तो ये कहा जाता है कि जब कुषाण राजाओं ने वहाँ आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर, तो उनसे जैसा होता है कि युद्ध में आप जीतते हैं तो आप उनसे मांग करते हैं कुछ। जी। तो उन्होंने जो मांग रखी अपने, उसमें 3 लाख मुद्राओं की मांग रखी। 3 लाख? 3 लाख। तो उनके पास, राजा के पास 1 लाख मुद्राएं थी। अच्छा। 2 लाख उनके पास नहीं थी, शेष उनका मेरे पास नहीं है। तो उनका एक आपके पास से बुद्ध का भिक्षा पात्र था और एक कुछ उनका उनसे संबंधी कुछ वस्तु थी। तो उन्होंने कहा ये 1 लाख तो ये मान लेंगे हम। अच्छा। एक आपने दे दिए, और 1 लाख और जो बचे शेष आपके, उसके बदले में ये कवि हमें दे दीजिए आप, अश्वघोष दे दीजिए आप। अच्छा। तो कहते हैं उसके बाद लोगों ने, इनके कनिष्क के दरबारों में जो लोग थे, उनको लगा कि घाटे का सौदा है, क्यों लिया इन्होंने। कनिष्क ने जब ये देख लिया कि हमारे जो लोग आश्वस्त नहीं हैं मेरे लोग, तो उन्होंने एक परीक्षा रखी उसके लिए। तो उन्होंने कहा कुछ घोड़ों को 1 सप्ताह तक भोजन नहीं दिया जाए, घोड़ों को कुछ नहीं खिलाया गया। 1 सप्ताह बाद घोड़ों को बुलाया गया, इनको भी बुलाया गया, अश्वघोष को भी। अश्वघोष से अपनी कविता पाठ करने को कहा गया। तो उन्होंने लिखा है कि कविता जब अश्वघोष ने पढ़ी अपनी, तो घोड़ों ने सब खाना, और दूसरे घोड़ों के लिए भोजन रख दिया गया कि अब क्या करते हैं हम। तो उन्होंने भोजन के होते हुए भी अश्वघोष की कविता पर इनका ध्यान रहा, भोजन की तरफ देखा भी नहीं। अच्छा। यानी घोड़े भी इतना प्रभावित थे, इतना उस कविता के रस में फंस गए कि उन्होंने भी भोजन इग्नोर कर दिया। तो ये अश्वघोष नाम का भी इस से कुछ लिंक है क्या? हाँ, सर, इसकी इनका विचित्र सी कथा है, इसकी भी अभी पता नहीं क्यों है, लेकिन अश्वघोष से नाम से दिखता है आपको कि अश्व घोड़ा, घोष आवाज़, स्वर। राइट। तो या तो हम कहें घोड़े जैसी आवाज़ हो किसी की, हाँ
अब उन्होंने इस कथा से जोड़ा तो कहा कि घोड़ों ने चूंकि खाना उनकी आवाज़ छोड़ पे दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद घोड़े, जब इन्होंने कहानी अपनी सुनाई, ये कविता जो थी सुनाई, पाठ पूरा हुआ इनका, तो घोड़े अपने कर्ण स्वर में बोलने लगे या हाँ हिननाए, तो उसी स्वर से इनका नाम अश्वघोष पड़ गया। हाँ, एक कथा ये भी आती है। ओके। बहरहाल जो कारण हो, बट नाम उससे जुड़ गया है। राइट। तो आगे बात हम करेंगे, एक कथा उसकी और भी आती है जो रेशम से भी जुड़ी है, वो भी इनके नाम से जुड़ी है। बट हाँ। कुल मिलाकर बात ये हुई कि पहुँचे कहाँ से, पाटलिपुत्र से पेशावर, और ये फिर ये पेशावर रहे अंत तक कनिष्क के दरबार में से, और पेशावर में इनकी डेथ हुई फिर। अच्छा। तो जिसे आप सिल्क रोड कह रहे हैं, जो व्यापार मार्ग है, पेशावर तो वहाँ से बहुत नज़दीक है, हाँ बिल्कुल, उत्तर पश्चिम में है, हाँ। और बहुत ही निकटस्थ है वहाँ के, तो नेचुरली प्रभाव उनका वहाँ रहा ही होगा। ये भी माना जाता है कि इनकी जो रचनाएं थी वो सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना तक सिल्क रूट के थ्रू पहुंची, तो उस वक्त भी ये इतना पॉपुलर हो गए थे, इसका मतलब कि इनका सिल्क काफ़ी। रूट नाम का तो कोई रूट उसमें था नहीं। हाँ, ये तो हमारे आज की कल्पना जी, है, जी, इस पर हम जी। कोई विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। हाँ व्यापार मार्ग था। हाँ तो पेशावर से तक्षशिला, आगे अपना खैबर होते हुए आप जाएंगे बैक्ट्रिया, जी। बैक्ट्रिया से सोग्डियाना, और अब आप वहाँ से पूर्व में जाएंगे तो चीन पहुँच जाएंगे, पश्चिम जाएंगे तो आप फारस होते हुए आप आज जो तुर्की है वहाँ पहुँच जाएंगे, या जो मेडिटेरेनियन जो बेल्ट है वहाँ चले जाएंगे आप। जी तो व्यापार मार्ग था, बड़ा प्रसिद्ध व्यापार मार्ग था, जी। तो नेचुरल है। अगर ये ख्यातनाम कवि थे और जी। इनकी प्रसिद्धि थी, तो बौद्ध विचारकों के साथ, व्यापारियों के साथ, और आते जाते सैनिक थे उनके साथ इनकी प्रसिद्धि भी पहुंची होगी, नेचुरल है। अब वो सिल्क वाला जो इनका किस्सा है सर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आप बताएं कि ये किस तरह से हुआ कि इनको सिल्क का देवता एक तरह से मान लिया गया। अब ये बड़ी रोचक कथा है। देखिए, सिल्क जो है, रेशम, वो चीन में शुरू से ही लगभग 4000 साल पहले से एक महत्वपूर्ण उत्पाद रहा है उनका, जी। और उसको उन्होंने बड़ा जतन से, बड़ा कोशिश करके प्रयास किया कि उस पर उनका एकाधिकार रहे। हालांकि थोड़ा बहुत भारत में भी उत्पादन था, ग्रीस में भी था, लेकिन मोर लेस इनका जो सिल्क था अलग तरह का था, बेहतरीन सिल्क था, तो उसकी मूल्य उसका ज़्यादा था। इसलिए उसके महत्व को देखते हुए उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा वो सिल्क वहाँ। जब बौद्ध धर्म वहाँ पहुँचा है, तो बौद्ध धर्म का मूल तो अहिंसा है। तो अब इस अहिंसा, या एक अहिंसक धर्म के साथ जो बिल्कुल कहता है कि अहिंसा करनी ही नहीं है आपको, और सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो तो जो रेशम का कीट आपको पता होगा जैसे बनता है, जो ककून्स होते हैं उनको उबालते हैं, तो लाखों ककून, लाखों कीड़े एक साथ आप पानी में उबाल रहे हैं, तो एक तरह की हिंसा ही, क्रूरता है ना। बिल्कुल। तो इन दोनों गतिविधियों का कैसे आप मेल करेंगे? तो ये होता है जहाँ भी आप देखेंगे, बड़ी रोचक चीज़ है। आप धर्म, किसी भी धर्म में जाएं आप, आमतौर पर धर्म का जो दर्शन है, जो चिंतन है, उसको समझौता करना पड़ता है लोक की चिंताओं के साथ, या लोक की अर्थव्यवस्था के साथ। अगर आप इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इकोनॉमी, तो आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी रोजी रोटी अगर है वो आपके धर्म के खिलाफ है, तो आप क्यों मानेंगे उसको आप? ट्रू। तो ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अभी कैसे हुआ विकसित, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर बात ये हुई कि वहाँ पर धीरे धीरे जो कथा विकसित हुई है, कहते हैं कि अश्वघोष अपने एक पूरे जीवन में, बोधिसत्व अश्वघोष जो है, इनको बोधिसत्व कहते हैं वहाँ, उनका नाम स्थानीय नाम मामिंग पूसा है। मामिंग मैंने घोड़ा, घोड़े के का जो स्वर है, और पूसा यानी एक बोधिसत्व को पूसा कहते हैं लोग। ओके। मामिंग पूसा। तो पूर्व जन्म में कथा हमें मिलती है कि पूर्व जन्म में जब ये जो उनका साकेत में जन्म हुआ, इससे पहले ये वैशाली में थे। वैशाली में पैदा हुए। वैशाली में क्यों हुए ये? क्योंकि ये स्वर्ग में थे, तो बोधिसत्व ने देखा ऊपर से कि यहाँ वैशाली के लोग में बड़ी बदहाली बहुत है, भूखों मरते हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, नग्न रहते हैं काफ़ी लोग,
या अपने केशों से अपने को ढकते हैं, बालों से ढकने की नौबत है ना, वस्त्र उपलब्ध नहीं है उनके पास, जो गरीब लोग हैं। तो करुणा करके उनके मदद के लिए, उनके कल्याण के लिए आपका जन्म हुआ, वैशाली में जन्म हुआ, ऐसा लीजिए। अच्छा। जब वैशाली में हुए तो वैशाली की दुर्दशा जो उन्होंने देखी और कहा कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। तो उनमें देखा 3 तरह के लोग थे वहाँ, जो रिच थे, जो अमीर लोग थे, उनके पास अपनी व्यवस्थाएं थी। उसके बाद मध्य वर्ग के लोग थे, और जो निचले तबके के लोग थे जिन्हें हॉर्स पीपल कहते थे, क्योंकि वो अपने बालों से ढके रहते थे अपने आप को, पहनने कपड़े नहीं थे उनके पास। तो उन पर करुणा करे क्या बोधिसत्व जो थे, उन्होंने अपने आप को रेशम के कीड़े में परिवर्तित कर लिया स्वयं को। अच्छा। करुणा से इतने ज़्यादा विगलित हुए वो राइट। कि उनका रूपांतरण हो, कायांतरण हो गया, और कायांतरण होकर वो बन गए रेशम कीट। राइट। और एक रेशम कीट बन के उन्होंने ककून जो पैदा किए, तो लाखों वो जो ककून पैदा हुए, उनसे सिल्क बनाना शुरू किया लोगों ने, और उस सिल्क से अपने आप को ढकना शुरू किया, पहनना शुरू किया। तो रेशम का उत्पादन, इस अगर लीजेंड को माने, इस कथा को माने, तो रेशम का उत्पादन भारतवर्ष में शुरू हुआ। अश्व घोष जो बोधिसत्व थे, उनके कायांतरण से शुरू हुआ। तो उन्होंने अश्व घोष को रेशम इंडस्ट्री का जनक ही बना दिया। राइट। और उसका मूल है करुणा, कि लोगों को वस्त्र उपलब्ध हों, अच्छा जीवन जी सकें, उसके लिए। जी। तो बहुत ही उससे तो अब ये जो जिसको आप हिंसा मानते हैं, हमें जो हिंसा दिखती है, उसको उन्होंने करुणा की कथा बना दिया कि दरअसल ये जो रेशम कीट है सारे तो बोधिसत्व हैं, और ये अपने काया का उत्सर्ग करके, अपने जीवन का उत्सर्ग करके लोगों को वस्त्र दे रहे हैं, राइट। या जीवन यापन का साधन दे रहे हैं। तो इसलिए ये फिर हिंसा नहीं है ये। तो हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग ये लिंक है। हाँ, और उस कथा के साथ जुड़ी कथा है कि जब ये वहाँ से जाने लगे, जब इनका अंत हुआ, जब वहाँ से उनका, तो इनकी वहाँ से विदा के उपरांत वो जो लोग थे जिनके लिए ये वस्त्र उपलब्ध कराए इन्होंने, वो इतनी उन्होंने, उनका जो रुदन था, उनकी जो चिल्लाना था, पुकार थी, तो हॉर्स पीपल कहलाए वो, अश्व जन कहलाए। उनकी जो पुकार, उनकी आवाज़ है, उस कारण से अश्व का घोष, घोड़ों की आवाज़। अच्छा। तो अश्व घोष हो गया। एक कथा ये भी बनती है। तो ये एक तरह के लीजेंड से कथाएं हैं ये, जो इस उद्योग से जुड़ गई हैं वहाँ पर चीन में, और ये उसके जनक कहलाए। तो उनके यहाँ चीन में पहले बहुत देव देवते पहले से ही मौजूद थे, जिनको पहले जोड़ते थे रेशम उद्योग के साथ। जैसे ही ये बौद्ध धर्म का वहाँ प्रचार हुआ, तो उन्होंने उस लीजेंड को जोड़ दिया अश्व घोष के साथ, और ये उनके देवता बन गए। राइट। तो ये कुछ कथा है। तो अब ये बताएं सर कि ये जो फेमस हुए, इनके जो 2 तो काव्य और एक नाटक जो जिसके बारे में हमने बात की, तो वो किस तरह से इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? क्योंकि ये ब्राह्मणिकल थॉट, इन्होंने लिटरेचर पढ़ा, ब्राह्मण परिवार से आते हैं और बाद में बुद्धिस्ट हुए। तो कहीं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि कहीं पे ये भी सुनने में आया है या पढ़ने में आया मेरे, कि ये पहले बुद्धिज़्म के क्रिटिक थे और फिर ये उसके एक तरह से प्रचारक बने। क्या इन्होंने ऐसा लिखा? क्यों इनका लिटरेचर इतना पॉपुलर हुआ? क्या उसके कारण रहे होंगे? और किस तरह से इन्होंने बुद्धिस्ट विचार को फैलाने में भूमिका निभाई? जैसे हमने बात की शुरू में, का आरंभिक जीवन जो है उसके बारे में बहुत जानकारी हमें नहीं है जी। एक तरह का परोक्ष ही हम निष्कर्ष हैं हमारे, इनकी भाषा जी के आधार पर, इनके हिंदू दर्शन या ब्राह्मण के जो दर्शन है उसका जो इन्हें ज्ञान है, दर्शन का जो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण यदि नहीं गया, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़े होते जी, तो इतनी अच्छी जानकारी इनके पास संस्कृत की नहीं हो सकती थी जी, दर्शन की जानकारी नहीं हो सकती थी। और ये तो तय है कि ये कोई स्कॉलर थे। हाँ, और ये सब भी डिराइव कर रहे हैं हम अलग अलग सोर्सेस से। कोई और जानकारी हमें नहीं है। जी। तो कन्वर्जन का कैसे हो, उसकी भी कथा तो आती है, वो भी कथाओं के माध्यम से ही आता है हमारे पास। कि ये वहाँ जब थे तो इतने वो अपने ज्ञान से इतने एरोगेंट थे, अच्छा, ज्ञान को लेकर कि मेरे बराबर विद्वान कोई है नहीं, और उसका जो अभिमान था जी, तो वहाँ एक बौद्धों में एक परंपरा होती है, बौद्धों में था कि आप अगर किसी विवाद करना है जी, डिबेट करनी है तो 1 घंटा होता था वहाँ, वो आप घंटा बजाएंगे विवाद कर सकते हैं। तो
कहा जाता है कि इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, इन बौद्धों को मना किया अब कोई घंटा नहीं बजाएगा, मेरे से विवाद करने लायक बचा ही नहीं है आपके पास, अच्छा। कौन डिबेटर है आपके पास, तो ये परंपरा बंद कर दीजिए। तो इनके जो गुरु हुए, अब उनके अलग अलग नाम आते हैं, एक नाम पार्श्व का नाम आता है, एक कुछ और नाम भी हैं। तो जो उनके गुरु थे उन्हें ज्ञात हुआ या उनको एक स्वप्न आया कि इस तरह का एक स्कॉलर या इस तरह का एक ब्राइट एक ब्राह्मण है या एक तेजस्वी युवक है जो साकेत में है और वो आने वाले समय में बड़ा बौद्ध भिक्षु बनेगा। तो वो यात्रा करके यहाँ तक आए, साकेत या पाटलिपुत्र जहाँ भी ये थे वहाँ आए। और उन्होंने पूछा, जब देखा कि यहाँ घंटा नहीं बजता, उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों नहीं बजाते हैं, घंटनाद क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा यहाँ उन्होंने मना किया हुआ है कि कोई यहाँ बड़ा विद्वान है बाहरी, उसने कहा कोई नहीं बजाएगा। तो उन्होंने कहा मैं बजाता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दी, बजाया गया। ये आए कि भैया कौन है जिसने गुस्ताखी किया है। तो जब वो नाज हुआ, वो आए, जब उनसे विवाद आरंभ हुआ तो बहुत छोटा ही चला हुआ और उसके बाद अंततः निष्कर्ष है कि वो उस विवाद में अशोक घोष ने अपनी पराजय स्वीकार की। वाह। तो वो अपनी पराजय स्वीकार करके और उनके शिष्य हो गए और बौद्ध बन गए। अब इतना एक छोटा सा उल्लेख, इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। एक रोचक कथा, और बाद में राहुल सांकृत्यायन ने, जो उनकी एक कृति है, आपने वोल्गा से गंगा अगर पढ़ी हो, बड़ी प्रसिद्ध कृति है उनकी, उसमें कहानियाँ हैं अलग अलग। एक कहानी इसमें प्रभा नाम से है। तो जो प्रभा कहानी है वो दरअसल अशोक घोष के ही बारे में है। अच्छा। अशोक घोष के जीवन की कल्पना, आरंभिक जीवन की कल्पना पर आधारित कथा है वो प्रभा। तो उसमें भी थोड़ा उनकी एक प्रेयसी दिखाई है और कथा है, अलग कथा है वो, लेकिन रोचक कथा है वो। बट इनके अलावा हमारे पास और कोई जानकारी इनके जीवन की है नहीं। बट ओवरऑल सर, अगर अब हम बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्धिस्ट विचार जो एक था, जो स्पेशली चाइना में या ईस्टर्न वर्ल्ड में फैला, उसकी शुरुआत एक तरह से इन्हीं से मानते हैं। और उसका एक बड़ा क्रेडिट इनको, अश्व घोष को जो दिया जाता है, वो ये भी दिया जाता है कि इन्होंने बुद्धिस्ट विचार को आम व्यक्ति के समझने लायक भाषा में बना दिया। मतलब विचार को या दर्शन को इन्होंने कहानी और कविता के फॉर्म में प्रस्तुत किया। तो ये कहाँ तक ठीक है सर? हाँ, आपने पहले भी अपने प्रश्न में पूछा, बातचीत में मैं भूल गया उसके प्रवाह में जी, कि इनकी पॉपुलैरिटी का कारण क्या था, क्यों इतना ये। देखिए, बहुत बिरले लोग होते हैं जी, जो कलाकार भी होते हैं, कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, दार्शनिक भी हैं, चिंतक भी हैं और धर्म प्रचारक भी हैं। आमतौर पर प्रचारक बहुत बड़े कवि नहीं होते, कवि प्रचारक नहीं होते, दार्शनिक नहीं होते। तो अब जो लोग कहते, जिन्होंने इनका, मैंने अश्व घोष का मूल संस्कृत का तो मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, अनुवाद पढ़ा है बुद्धचरित का और अन्य उनका। लेकिन ये एक मान्यता है और स्थापित मान्यता है कि अश्व घोष का जो बुद्धचरित है और सौंदरानंद है, काव्य के रूप में इसकी गुणवत्ता है वो किसी भी तरह से कालिदास और बाणभट्ट और अन्य जो हमारे बड़े कवि हैं उनसे कम नहीं है। ओके। और उसका जिक्र यद्यपि कालिदास के वर्णन में तो नहीं आता कहीं, उनके कई उल्लेख नहीं है, लेकिन बाणभट्ट ने एक जगह इनका उल्लेख किया, इनके नाम का उल्लेख किया है, जिसमें माना है जी कि ये बहुत बड़े कवि हैं और विद्वान हैं। तो अब ये क्यों नहीं है अब संस्कृत के ब्राह्मण ग्रंथों में इनका कहीं भी उल्लेख है, ये एक आजकल रोचक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। उसको कहना मुश्किल है कि जानबूझकर इसे इग्नोर किया गया है, एक तरफ किया गया है, या एक संयोग ही है कि ये भुला दिए गए। पर जो भी कारण हो, इनका जो लेखन है सरस है और अपने समय में बहुत प्रचलित रहा होगा, ये कल्पना है हमारी। तो इसी कारण अभी राजा के दरबार में, कनिष्क जैसे बड़े राजा के दरबार में भी हर बात में प्रभाव है इनका, तो अकारण तो नहीं रहा होगा वो। हाँ, श्योर कोई इनमें गुण ही रहे होंगे ऐसे। जी। तो ये एक दुर्लभ उपलब्धि थी इनकी, जिस कारण से इतने पॉपुलर थे या हुए पॉपुलर। राइट। और क्या इन्होंने कितने ग्रंथों को ट्रांसलेट भी किया, या ये इन्होंने जो अपने नहीं, अनुवादक नहीं, अनुवादक नहीं? कुमार जी थे अनुवादक जी।
अश्व घोष अनुवादक नहीं, मूल लेखक हैं वो, राइट। कृतिकार हैं। और इनके नाम पे तो बहुत से ग्रंथ कहते हैं लोग कि ये भी इनका, ये भी इनका, लेकिन विद्वान लोग 3 ही ग्रंथों को मानते हैं कि ये प्रामाणिक रूप से अश्व घोष के द्वारा रचित हैं। उसमें बुद्धचर्य जैसे बताया, और सौंदर्यानंद और ये हैं। तो सर अब ये जो हमारी चर्चा है या कारवां सराय का जो आपका कॉन्सेप्ट है जिस पे अपन बात कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो आपसे मैं सीख भी रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेड रही है शुरू से, जी। और एक कोई ना कोई लिंक हम मान सकते हैं कि जिससे हम एंशिएंट टाइम्स से किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं या दुनिया कैसे इवॉल्व हो रही है। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें तो आज अगर अश्व घोष होते तो क्या वो एक धार्मिक कवि ही होते, या वो ह्यूमैनिटी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है या संदेश देना है उस पे ज़्यादा लिख रहे होते? उनकी जो जीवनी या उनके बारे में जितना भी लिटरेचर मिलता है उससे क्या समझ आता है सर? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अश्व घोष हों, नागार्जुन हों, बड़े लोग हैं, इनको बाद में जैसे कालिदास हैं, शेक्सपियर हैं, फिरदौसी हैं, या हम जितने भी बड़े जो अपनी कृतियों के कारण आज भी याद किए जाते हैं, तुलसीदास हैं, इन सब में एक बात हम कॉमन मानते हैं, एक सामान्य बात है कि इन्होंने अपने समय के ये किसी एक दायरे में नहीं बंधे कभी, किसी धर्म विशेष के, किसी समुदाय विशेष के, भौगोलिक सीमाओं में, ये सब सीमाओं को का अतिक्रमण करते हैं, और इसीलिए यात्रा भी करते हैं। इनकी विचार यात्रा बहुत बड़ी होती है, स्वयं न जा पाए हों, इनके विचार फैल जाते हैं। आज भी अगर ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के बाद भी अंग्रेजों के पास सबसे बड़ी थाती है तो शेक्सपियर है शायद, राइट, जिनके नाम से दुनिया भर में जानते हैं लोगों ने। तो ऐसे ही अश्व घोष में देखिए आप, अश्व घोष में महायान, वैसे तो इनको हीनयान, सर्वस्तिवाद का कवि माना जाता है, विद्वान माना जाता है, हीनयान, पर इनमें लगभग महायान के आरंभिक सूत्र भी हैं इनमें। ओके। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनका भी इन्हें ज्ञान है। ये पूर्वी भारत मगध से चलते हैं, पश्चिमोत्तर भारत में आते हैं चलकर। बिल्कुल। तो ये भारत का पूरा जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है ये इन्होंने पूरा तय किया है, और आगे उन सीमाओं के आगे सेंट्रल एशिया और चीन, इनके विचारों ने यात्रा की। राइट। तो ये बंधे नहीं है ना, इनका कोई आकर्षण है इनमें, कुछ बात है इनमें, कुछ चीज़ है इनमें जो इन्हें अपने एक भाषा, एक धर्म, एक भौगोलिक सीमा से परे लेकर जाती है। तो ये उस विश्वव्यापी दुनिया भर में जो एक संवाद है, जो हमने शुरू में अपने बात की कि ये दुनिया बनी है संवाद से। हाँ। व्यापार, प्रेम, संवाद, युद्धों का इतिहास तो चूँकि पॉपुलर है, हम बात करते हैं बार बार, दुनिया में ऊपर ऊपर चलता है वो। हाँ। लेकिन जो हमारा जीवन का जो सूत्र है दुनिया भर के, वो तो इन्हीं लोगों से बना है, इन्हीं चीज़ों से बना है। राइट। तो उसके प्रतीक हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अश्व घोष भी उसके एक बड़े प्रतीक हैं। बिल्कुल सर, और आई थिंक इसी के साथ हम इस एपिसोड को भी ख़त्म करते हैं इसी विचार के साथ। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस बारे में, जो हमारी चर्चा होती रहती है कि ये जो पूरा इंटरकनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो थोड़ा सा और एक बार ब्रीफली बताएं, ताकि उसी उद्देश्य के साथ हम जो दर्शक हैं उनको ये बता पाएँ कि हम क्या इस कारवां सराय के थ्रू करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये इनिशियल एपिसोड्स हैं, तो एक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हाँ, हम लोग मेरे ख्याल से पहले एपिसोड में भी बात की, दूसरे में भी थोड़ा बात, तुमने कुमार जी के प्रसंग में भी बात की जी। तो हम बार बार इसको दोहराते हैं जी कि जैसे व्यक्ति का जीवन है ना, हमारा अपना जीवन है जी। हम अपने जीवन को कैसे, आप दरअसल जीवन तो एपिसोड से बनता है। मेरे जीवन, आपके जीवन में, हमारे जीवन में कहाँ है, कोई कहानी चल नहीं रही, कोई स्क्रिप्ट तो बनी हुई है नहीं जी। घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को फिर हम जोड़ते हैं, एक सूत्र देते हैं। अब उसको हम क्या कहानी बनाते हैं, उससे हमारा जीवन आगे निर्धारित होता है। मैं अपने आप को कुछ ख़राब घटनाएं 4 या 5 या 6 पकड़ सकता हूँ, और मैं अपने आप को विक्टिम मान सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो मेरा व्यक्तित्व और मेरे कार्यकलाप उससे निर्धारित होगा।
दूसरा, मैं अपना कोई भाग्यशाली व्यक्ति मान सकता हूँ, सामाजिक मुझ पे इतने लोगों ने कृपा की है, इतने लोगों का मुझे काइंडनेस और जनरॉसिटी मिली है, राइट, जिस कारण से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैं उदार बन जाऊँगा, राइट, मैं लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो ऐसे ही समाजों की, नेशंस की भी एक तरह की ऑटोबायोग्राफी बनती है अंदर। कथा को हम इतिहास के माध्यम से कहते हैं, राइट, कथाओं कहानियों के माध्यम से कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो अपनी पहचान है, अपनी आत्मकथा, अपना आत्मकथ्य है वो। जी, तो मैं ये मानता हूँ, हम जिस तरह की चर्चा आरंभ कर रहे हैं, हमारा कहना ये कि ये बहुत श्रिल जो नॉइज़ है आजकल बनी जगह जगह पर, जो हमें समझाने बताने का प्रयास करती है कि कौन ग्रेट है, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा सही है। उपलब्धियाँ ज़्यादा जिनकी हैं ना, पश्चिम की हैं कि पूर्व की हैं, चीन की हैं कि भारत की हैं, फारस की हैं कि तुर्की की हैं या ग्रीस की हैं। बार बार हम उस बात पर, जब हम इतिहास को ध्यान से देखें, पढ़ें, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब एक दूसरे से बने हैं। जी, कोई सभ्यता, कोई समाज, कोई धर्म, कोई विचार, कोई दर्शन एकांत में नहीं बना है। ये सारा आज से 4000 5000 साल पुराना संवाद चल रहा है सभ्यताओं में, व्यक्तियों में, समाजों में, भाषाओं में, और ये सबका साझा है। तो इसका साझा आनंद लें तब तो मज़ा है। हाँ, और हम इसमें अपना, अगर अपने आप को दड़बों में बंद कर लेंगे या खेमों में बांट लेंगे, तो और जीवन को हम आक्रमण और आक्रामकों के लिहाज से ही देखते रहेंगे, तो शायद हम गलत दिशा में जाएंगे। जो असली मर्म है वो नहीं समझ वो नहीं पकड़ में आता हमारे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर ऊपर दुनिया में जो भी आज हो रहा है वो एक तरफ है, लेकिन जो नए लोग हैं, बहुत ही ब्राइट और ब्रिलियंट, इतना बढ़िया इस समय लेखन हो रहा है, चर्चाएं होती हैं। मैं देखता हूँ कितने कहानियाँ लिख रहे हैं, कथाएं लिख रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, पॉडकास्ट करते हैं लोग अपनी, जी, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। जी, तो ऐसे लोगों का विस्तार भी बहुत हो रहा है इस तरह की बातों का। तो हम उसी, मैं चाहता हूँ कि हम उस वार्तालाप का हिस्सा बने, उस को ज्वाइन करें, Right. उसी का प्रयास है। तो थैंक यू सो मच सर। और आई एम श्योर इस एपिसोड में आपको पता चलेगा या पता चला होगा कि अश्व घोष, जिनके बारे में शायद बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया या हमारे पास उपलब्ध नहीं है लिटरेचर, बट जितना भी उनके बारे में सुना, पता चला या पढ़ा, उससे ये समझ आता है कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस दुनिया को, लिटरेचर को आगे बढ़ाने में, स्पेशली बुद्धिज़्म को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर किसी सार्थक विषय पर चर्चा करेंगे सर से। मेनी थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल योर विजडम एंड नॉलेज सर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।